30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला हाउस में हर दिन की तरह सब कुछ सामान्य था। शाम करीब 5 बजे गांधी जी अपनी 2 सहयोगियों आभा और मनु के साथ प्रार्थना सभा की ओर आते हैं, जहां करीब 250 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उसी समय एक आदमी भीड़ को चीरते हुए उनकी ओर तेज कदमों से बढ़ता है। गांधी जी प्रार्थना स्थल के पास पहुंचे ही थे कि तभी वो आदमी गांधी जी पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां दाग देता है। गांधी जी के मुंह से हे राम निकलता है और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ते हैं और पूरे बिरला हाउस में सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वो गोली मारने वाला आदमी वहां से भागा नहीं था और वहीं खड़ा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नाथूराम गोडसे था, जो खुश था कि उसने राष्ट्रपिता को मारकर करोड़ों हिंदुओं को बचा लिया। लेकिन कैसे? आखिर एक बूढ़े निहत्थे आदमी को मारकर गोडसे को आखिर क्या मिला? क्यों कुछ लोग समय बीतने के साथ उसे अपना हीरो मानने लगे? आज हम इतिहास की उसी परत को खोलने की कोशिश करेंगे जिसे अक्सर आधा बताया जाता है और आधा छुपा दिया जाता है। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। नाथूराम के जन्म से पहले उनके माता पिता को एक बेटी और 3 बेटे हुए थे, लेकिन उनके तीनों बेटे पैदा होने के बाद ही मर गए। इसलिए उनके माता पिता को अजीब सा डर बैठ गया कि उनके परिवार में सिर्फ लड़की ही बच सकती है। इसलिए उन्होंने नाथूराम को एक लड़की की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उन्हें लड़कियों के कपड़े पहनाए गए और उनकी नाक छेद कर एक नथ भी पहना दी गई। इसी कारण उनका नाम नाथूराम पड़ गया। उनके बाद उनके कई भाई पैदा हुए और कोई नहीं मरा, तो परिवार को लगा कि नाथूराम ने घर से उस मनहूसियत को खत्म कर दिया है। गोडसे का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगा, जिस वजह से वो 1928 में 10वीं के एग्जाम में फेल हो गए। यहीं से उनकी जिंदगी की दिशा बदलने लगी। उस समय तक महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जरिए देश में काफी पॉपुलर हो चुके थे। गांधी जी और कांग्रेस के कार्यक्रमों में नाथूराम गोडसे ने भी एक फॉलोअर के तौर पर नियमित रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। इसी साल 1929 में गोडसे की मुलाकात सावरकर से हुई, जो उन दिनों भारत में हिंदुत्व के प्रचार प्रसार को लेकर काफी एक्टिव थे। सावरकर से मिलने के बाद नाथूराम का सोचने का नजरिया बिल्कुल बदल गया। उन्होंने देखा कि एक तरफ मुस्लिम लीग है जो मुस्लिमों की रिप्रेजेंटेटिव बनकर केवल मुस्लिमों की मांग उठा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सेक्युलर की माला जप रही है। गोडसे के मन में सवाल उठने लगा कि ऐसे में हिंदुओं की आवाज कौन उठाएगा। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस काफी तेजी से हिंदू हितों की बात कर रही थी। इसलिए गोडसे आरएसएस में शामिल हो गए और उन्होंने घर का खर्चा चलाने के लिए संघ के लोगों के कपड़े भी सिलने शुरू किए। उसी समय हिंदू महासभा भी काफी पॉपुलर हो रही थी। 1937 में जब सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, तो गोडसे ने आरएसएस के साथ साथ हिंदू महासभा के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें कांग्रेस और गांधी जी की हिंदू मुस्लिम एकता की बातें खोखली लगने लगीं। उन्होंने अखबारों में लेख लिखने शुरू किए, सभाओं में भाषण देने लगे और अपने इलाके में उनकी पहचान बनने लगी। 1938 में जब हैदराबाद के निजाम के खिलाफ हिंदुओं के अधिकारों को लेकर सत्याग्रह हुआ, तो एक ग्रुप का नेतृत्व नाथूराम गोडसे ने भी किया, लेकिन निजाम के आदेश पर प्रोटेस्टर्स को जेल में डाल दिया गया और नाथूराम को भी 1 साल जेल में रहना पड़ा। इसके बाद गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ मिलकर 1942 में हिंदू राष्ट्र दल नाम से अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। दोनों ने मिलकर मराठी न्यूज़पेपर अग्रणी भी स्टार्ट किया। इस अखबार में महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस और सेक्युलर पॉलिसीज की खुलकर आलोचना की जाती थी। गोडसे का मानना था कि गांधी जी की अहिंसा की नीति से हिंदू समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। उसके हिसाब से गांधी जी जिस अहिंसा की बात करते हैं, उसे सिर्फ उनके हिंदू फॉलोअर्स ही फॉलो करते हैं, जिस वजह से दंगों में उन्हें मुस्लिम कट्टरपंथियों का शिकार बनना पड़ता है। गोडसे का ये गुस्सा नफरत का रूप ले चुका था और ये नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि गोडसे अब गांधी जी को मारने का मौका ढूंढने लगा। मई 1944 में उसने पंचगनी के आश्रम में एक बार चाकू से गांधी जी को मारने की कोशिश की, लेकिन वो बाल बाल बच गए। उसने करीब 2 महीने बाद फिर से गांधी जी को मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसका प्लान आश्रम के लोगों ने नाकाम कर दिया। 2 बार गांधी जी की हत्या की कोशिश के बाद भी गोडसे को कोई सजा नहीं दी गई और गांधी जी ने हर बार उसे नादान समझ के माफ कर दिया। इसके बाद देश ने वो बुरा दौर देखा जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की ख्वाहिश में हर हद को पार करते हुए 16 अगस्त 1946 को
डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। इसके बाद कलकत्ता में मुस्लिम लीग के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया और कम्युनल राइट्स तेजी से फैल गए। आखिरकार इन दंगों को भड़काकर मुस्लिम लीग को जो चाहिए था वो उसे मिल गया और करेक्ट 1 साल बाद भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए और पाकिस्तान वजूद में आ गया। बंटवारा होने के बाद भी दंगों की आग शांत नहीं हो सकी और हाल ये था कि पाकिस्तान से जब कोई ट्रेन भारत आती तो पूरी ट्रेन हिंदुओं और सिखों की लाशों से भरी होती थी। कहीं हिंदुओं पर जुल्म हो रहा था तो कहीं मुस्लिमों पर। दंगों की आग दिल्ली तक पहुंच चुकी थी और हालात बेहद खतरनाक थे। ऐसे में जब हिंदू और मुस्लिम का एक साथ बैठना तो दूर, उनका एक रास्ते से गुजरना भी खतरा बना हुआ था, तब भी गांधी जी सबसे मिलकर रहने की अपील कर रहे थे। वो कहते थे कि भारत सबका देश है और यहाँ खुशी खुशी रहने का मुसलमानों को भी हक है। ऐसा सुनकर पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर आए हिंदू और सिख शरणार्थी हैरान रह गए। गोडसे इस सब से काफी दुखी था। मुस्लिम लीग बड़ी चालाकी से मुस्लिमों के नाम पर पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश छीन कर ले गई थी और ऐसे में भी गांधी जी सेक्युलरिज्म और भाईचारे की बातें कर रहे थे। वो पार्टीशन के लिए भी गांधी जी को ही जिम्मेदार मानता था, जबकि सच यह था कि गांधी जी शुरू से ही बंटवारे के सबसे बड़े विरोधी थे। उन्होंने कई बार मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात कर देश को टूटने से बचाने की कोशिश की थी और जब बंटवारा हो गया तब भी उन्होंने इसे गलत बताया था। लेकिन तब तक गोडसे के भीतर उनके खिलाफ इतनी नफरत भर चुकी थी कि कोई भी तर्क उसके गुस्से को कम नहीं कर पा रहा था। उसका ये गुस्सा तब और बढ़ गया जब उसे पता चला कि गांधी जी दिल्ली में कम्युनल हिंसा रोकने के लिए अनशन कर रहे हैं और साथ ही भारत सरकार से यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उसके बचे हुए 55 करोड़ रुपए दे दिए जाए। दरअसल देश के विभाजन के समय दोनों देशों के बीच सरकारी खजाने का बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान के हिस्से में कुल 75 करोड़ रुपए आए थे, जिनमें से 20 करोड़ रुपए दे दिए गए थे, लेकिन 55 करोड़ रुपए भारत ने रोक लिए थे क्योंकि उस समय पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए वहां हमला कर दिया था। गोडसे इस वजह से नाराज था कि जब जम्मू और कश्मीर में हिंदुओं का पाकिस्तान कत्ल कर रहा है तब भी गांधी पाकिस्तान के हित की बात कर रहे हैं। गांधी जी के दबाव के बाद जब सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ देने की बात मान ली तो गोडसे का गुस्सा फट पड़ा। उसे ये बात खाई जा रही थी कि कैसे भारत सरकार गांधी जी के इशारे पर चलती है। उसको लगने लगा था कि अगर गांधी जी को नहीं रोका गया तो इसका हर्जाना आगे भी हिंदुओं को ही चुकाना पड़ेगा। गोडसे ने तय कर लिया कि वो हर हाल में गांधी जी की हत्या करेगा। इसके बाद नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, मदन लाल पाहवा, विष्णु करकरे और गोपाल गोडसे ने यह तय किया कि बिड़ला हाउस में 20 जनवरी को गांधी जी की प्रार्थना सभा के दौरान उन्हें मारा जाएगा। लेकिन उस दिन सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं हुआ। बम गलत जगह फेंक दिया गया और दिगंबर बढ़ गए, जिसे गोली चलानी थी, आखिरी पल पर घबरा गया। उसका हाथ कांप गया और हमला नाकाम हो गया। इस असफल कोशिश के दौरान पुलिस को गोडसे का एक आदमी हाथ लग गया, जिसने गोडसे का सारा प्लान खोलकर रख दिया। अब पकड़े जाने का डर था, इसलिए नाथूराम गोडसे जगह बदल बदल कर रहने लगा। वो ग्वालियर में हिंदू महासभा के एक मेंबर दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे से मिला, जिसने उसे 7 चैम्बर की एक सेमी ऑटोमेटिक एम एक 934 बेरेटा पिस्टल दी। गोडसे पिछले प्रयास की नाकामी से परेशान था। उसने अब ठान लिया था कि गांधी जी की हत्या वो खुद इसी पिस्टल से करेगा। कुछ दिन बाद गोडसे फिर से दिल्ली आ गया और 30 जनवरी को उसने खाकी कपड़े पहने, अपनी बेरेटा पिस्टल निकाली, उसमें 7 गोलियां भरी और एक तांगा करके गांधी जी की प्रार्थना सभा के लिए बिड़ला हाउस निकल गया। प्रार्थना सभा का टाइम शाम के 5 बजे का फिक्स था, लेकिन उनकी वल्लभ भाई पटेल के साथ मीटिंग कुछ लंबी खिंच गई और वो 5:10 पर फ्री हो सके। अब तक करीब 250 लोगों की भीड़ गांधी जी की प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी थी, जिसमें से एक नाथूराम गोडसे भी था। उसे गांधी जी अपनी दोनों सहयोगियों आभा और मनु के कंधों का सहारा लेकर प्रार्थना सभा की ओर आते हुए दिखे। जैसे ही वो पास पहुंचे, गोडसे आगे बढ़ा और उनके पैरों को छूने का नाटक करने लगा। आभा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गोडसे ने उन्हें धक्का दे दिया। अगले ही पल उसने पिस्टल निकाली और लगातार 3 गोलियां गांधी जी के सीने में दाग दी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, गांधी जी लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े और उनके मुंह से केवल 2 शब्द निकले, हे राम। कुछ ही देर में गांधी जी को मृत घोषित कर दिया गया और पूरा देश बापू की मौत की खबर से सन्न रह गया। उनकी मृत्यु का इतना दुख था कि जहां पंडित नेहरू बापू के खून से लथपथ शरीर से लिपटकर
फूट फूट कर रोए तो वहीं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी की हत्या को अपनी नाकामी मानते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया। गोलियां चलाने के बाद नाथूराम गोडसे भागा नहीं था, वह वहीं खड़ा रहा। कुछ ही देर में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद उस पर लंबे समय तक मुकदमा चला और आखिरकार 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को गांधी जी की हत्या के जुर्म में फांसी दे दी गई। बाद में अदालत में गोडसे की दी हुई दलील को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसका नाम था Why I Assassinated Gandhi। इस किताब में गोडसे ने लिखा कि उसे पता है गांधी की हत्या के कारण लोग उससे नफरत करेंगे, लेकिन उसके अनुसार गांधी के बिना भारत ज्यादा मजबूत होगा। हालांकि इस पर बहस आज भी खत्म नहीं हुई है। कई लोग सवाल उठाते हैं कि अगर गोडसे को किसी को मारना ही था तो उसने कभी मोहम्मद अली जिन्ना को निशाना क्यों नहीं बनाया, जबकि विभाजन की राजनीति के केंद्र में वही थे। एक बूढ़े निहत्थे इंसान को गोली मारकर उसने आखिर क्या साबित किया? इसी वजह से इतिहास में गोडसे को लेकर राय बटी हुई है। कुछ लोग उसे आजाद भारत का पहला टेररिस्ट मानते हैं, जबकि कुछ लोग उसे हीरो की तरह देखते हैं। आप गोडसे को किस नजर से देखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।